हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज फाइंड करेंगे डाइपोल्स की। तो फर्स्ट हमारा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो, एक पेयर होगा हमारे पास जिसमें टू इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्जेस हमने प्लेस कर देने हैं कुछ डिस्टेंस पे, उसी सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस क्यू, ये आ गया नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। दोनों चार्जेस सेम, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव। तो दो चार्ज रखे मैंने इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों में कुछ सेपरेशन कर दिया। ये कुछ डिस्टेंस होगा ना दोनों में, आप आर से भी लिख सकते हैं, ए का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इसका डिस्टेंस 2a से रिप्रेजेंट करूंगा। 2a क्यों लिखा? क्योंकि इस डाइपोल का सेंटर होगा ये, तो यहां से यहां तक होगा a, तो यहां से यहां तक भी क्या कंसीडर किया जाता है? a प्लस a इज 2a। तो इस पूरे की जो लेंथ है जिसे डाइपोल लेंथ कहते हैं, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई? 2a। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास बनता है क्या जी? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जिसमें चार्जेस को आपने प्लेस कर देना है कुछ डिस्टेंस पे, दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, वाटर हो गया, NH3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसकी एग्जांपल्स आ गई। जैसे HCl का लेते हैं, इस तरफ H होगा, पार होगा Cl। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज क्लोरीन पे है, तो बन गया डाइपोल। दोनों में कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो डिस्टेंस आप 2a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप H2O का भी एक साइड H2 रखो, दूसरे साइड ऑक्सीजन रखो। सिमिलरली आप NH3 का एक साइड N आएगा, इस तरीके से डाइपोल बनेगा। यह आ जाएगा मेरे पास N, यहाँ पे H3 आ जाएंगे। तो जितना चार्ज इस तरफ आएगा उतना ही चार्ज इसमें आएगा। तो ये मेरे पास कुछ डाइपोल्स की एग्जांपल्स आ गई। अब देखो, एक होता है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड हो गया कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अपने सराउंडिंग में कितने स्पेस तक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। मान लो ये डाइपोल है, तो इसके अराउंड ये वो स्पेस है जिसके अंदर ये जो डाइपोल है किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, या उस पर कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सके। मान लो ये स्पेस है, ये रीजन है, ये स्पेस होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड, जहां जहां इस डाइपोल का इन्फ्लुएंस, जहां तक इसका इफेक्ट होगा, मतलब ये डाइपोल किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है जितने रीजन के अंदर, उसी रीजन का नाम होता है डाइपोल फील्ड। नेक्स्ट इज आइडियल डाइपोल। अब आइडियल है तो भाई रियलिटी में तो नहीं होगा, ये सोचने वाला है कि हम ऐसे ही सोच के देखते हैं कंसेप्ट। देखिए, आइडियल डाइपोल क्या हो गया? अगर हमारा चार्ज लार्जर एंड लार्जर होता जाए, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस चार्ज को बढ़ाते जाओ, हद से ज्यादा बढ़ाते जाओ, ये चार्ज को बढ़ाते जाओ, ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन, इसको कम करते जाओ। डिस्टेंस कम होता जाएगा। अगर चार्ज वेरी वेरी लार्ज हो जाए, डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, तो फिर ये एक लिमिटिंग केस होता है जिसमें मुझे क्या मिलेगा? एक आइडियल डाइपोल। तो ये एक आइडियल कंसेप्ट है, सिंपल नाम में ही आइडियल डाइपोल है। तो ये एक आइडियल कंसेप्ट है कि चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा 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 वास्ट रखते जाओ, वो डिस्टेंस जो है इसका डिक्रीज करते जाओ। तो ऐसा जो डाइपोल होगा उसे कहेंगे हम आइडियल डाइपोल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट असल में होता क्या है? ये मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन दे रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? चार्ज को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब चार्जेस के भी दो चार्जेस प्लेस किए, उनमें कितना डिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा वो चार्जेस एक दूसरे पे कितने डिस्टेंस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P से डिनोट किया जाता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। अगर ये होगा मेरे पास प्लस क्यू चार्ज, ये होगा मेरे पास माइनस क्यू चार्ज, ये, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। तो SI यूनिट क्या होंगे? देखो, ये चार्ज है तो चार्ज के लिए क्या लगेगा? कूलम। ये डिस्टेंस है तो क्या लगेगा? मीटर। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई इस चैप्टर की।
तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके बोर्ड में डायरेक्ट 5 नंबर का आता है और सीबीएसई में भी इसके बेस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये एक्सियल लाइन क्या होता है। देखिए एक्सियल लाइन क्या है, मान लो मेरे पास ये डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, ये आ गई इसकी डाइपोल लेंथ। इन्हीं दो चार्जेस में से एक लाइन पास करवाओ, ये जो लाइन है ये इन दो चार्जेस से क्रॉस होके जा रही है दोनों साइड, तो इसी लाइन का नाम पड़ेगा एक्सियल लाइन। ये लाइन कौन सी कहलाएगी, एक्सियल लाइन। अब आपने एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी एक चार्ज रखना है, फिर इस डाइपोल की वहां पे स्ट्रेंथ चेक करनी है। इंटेंसिटी क्या होती है भाई, स्ट्रेंथ चेक करना, किसी चीज की कितनी ताकत है उस पॉइंट पे। तो ये डाइपोल इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगा पा रहा है, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी चार्ज पे, तो ये डाइपोल इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगा पा रहा है चार्ज पे, तो आपने वो कैलकुलेशंस करना है। तो हम एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां से हम जनरल मैथमेटिकल फार्मूला इसका डिराइव कर लेंगे, एक्सप्रेशन। चलिए जी, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक डाइपोल। ये आ गया मेरे पास माइनस क्यू चार्ज, ये ले लेता हूं मैं प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों का डिस्टेंस 2a होता है, इसका सेंटर मान लो आप O है, इस पॉइंट को नाम A नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम B नाम दे देते हैं। AB इज अ डाइपोल, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी A होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी A प्लस A 2a, तो डाइपोल की लेंथ हो जाएगी 2a। अब ड्रा करेंगे एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन को मैं राइट साइड ड्रा कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रही एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट कंसीडर करो आप P, मैंने ये पॉइंट लिया P, ठीक है जी, ये P पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो P पे मैं एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करना, अगर P पे मुझे स्ट्रेंथ निकालना है इस डाइपोल का, इस डाइपोल का यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है, मतलब ये डाइपोल पूरा सिस्टम यहाँ पे टोटल कितनी फोर्स लगा रहा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस डाइपोल से हम ले लेते हैं R ले लो, पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, तो अभी जो मैंने डायग्राम में ये जो जितना भी काम किया, ये जो चीजें लिखी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए कंसीडर अ डाइपोल, जो फिगर में किया वो यहाँ लिख दो बस। कंसीडर अ डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 point charges minus q and plus q separated by distance, और कितने डिस्टेंस पे मैंने इन डाइपोल्स को रखा, 2a तक। आल्सो फ्रॉम फिगर में आप देख सकते हो O सेंटर है डाइपोल का, ठीक है जी। ए पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, बी पे पॉजिटिव रखा, इतना थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो आल्सो लेट करेंगे हम P बी द पॉइंट एट विच टेस्ट चार्ज Q naught is placed and at which we calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। P पॉइंट पे मैंने टेस्ट चार्ज प्लेस किया और उसी पॉइंट पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। यहां तक तो बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन था। और यहाँ पे एक चीज, डाइपोल के सेंटर से यहां तक कितनी लेंथ है जी, OP कितना है। आल्सो एरो पॉइंट दे दो, OP किसके इक्वल है जी, मेरे पास R के इक्वल, मतलब डिस्टेंस ऑफ डाइपोल फ्रॉम पॉइंट P वो है OP। ये मेरे पास आ गया सारा वर्क जो मैंने यहाँ पे फिगर में किया। अब स्टेप नंबर 1 देखिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, मैं पहले इस नेगेटिव चार्ज की यहां पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा, समझे बात को। पहले मैं देखूंगा ये चार्ज
यहां पे कितनी फोर्स लगा पा रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। लिखो लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ, या फिर लिख लेते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे कितनी है, मतलब ये चार्ज इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगा पा रहा है, पहले उसका वैल्यू लिखेंगे। लिखते हैं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा इसमें, ये लो, ई का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह मैं के लिख के बात करूंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन लगाओ, साथ में क्या था, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है हमारा, AP, तो यहां आएगा जी AP का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, Q अपॉन AP स्क्वायर। तो A से लेकर P तक का डिस्टेंस देखिए कितना है, A से लेकर P तक कितना डिस्टेंस है, A से लेकर पूरा P तक देखना है। यहां से यहां तक तो आ गया A, यहां से यहां तक आ गया R, तो A प्लस R या फिर R प्लस A। तो AP की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R प्लस A, R प्लस A। ऊपर AP के होल स्क्वायर है, तो यहां पे भी क्या आएगा, होल स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया पॉइंट P पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब इसका डायरेक्शन भी देखते हैं कहाँ है। देखिए ये चार्ज नेगेटिव है, P पे मैंने चार्ज रखा है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव को अपनी तरफ उस तरफ खींचेगा। इसका मतलब जो मेरा E1 का डायरेक्शन है, जो मैंने पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, इसको E1 कर देते हैं। ये E1 जो पहला वैल्यू निकाला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो किस तरफ आ रहा है, उस तरफ। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा जी, E1 का डायरेक्शन होगा उस चार्ज की तरफ, उस तरफ होगा। क्यों होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को उस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे उस तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है जी, E1 का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया। तो ये हमारा था स्टेप 1। अब E1 का डायरेक्शन किस तरफ हमारा निकला, अलोंग PA। और इसका अगर कोई डायरेक्शन पूछे, ये मेरे पास E1 का वैल्यू आया, ये किस तरफ है, अलोंग P to A, P से A की तरफ। ठीक है जी, अब करेंगे स्टेप नंबर 2। सेकंड स्टेप में भी हम सेम कुछ यही बात करेंगे। देखिए स्टेप सेकंड, अब मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज की P पॉइंट पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा। पहले नेगेटिव चार्ज की कैलकुलेशन की थी, P पॉइंट पे स्ट्रेंथ की, अब पॉजिटिव चार्ज की P पॉइंट पे हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E2 से लिख लेते हैं, इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो B से लेकर P तक का मुझे अब डिस्टेंस चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए, ये है जी R, ये है A, मुझे चाहिए BP। मतलब इस पूरे में से ये माइनस करूंगा तो मुझे BP मिल जाएगा ना, ये डिस्टेंस होगा BP का स्क्वायर होगा नीचे, तो BP किसके इक्वल होगा, पूरे में से A को माइनस करेंगे। तो B से P का डिस्टेंस चाहिए मुझे, BP का स्क्वायर, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ K अपॉन BP। तो B से लेकर P का डिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ R माइनस A करके, R माइनस A। BP के ऊपर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा। ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं हम किस तरफ होगा। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना P पॉइंट पे, तो पॉजिटिव चार्ज को उस तरफ रिपेल करेगा। तो जब E2 का वैल्यू आएगा उसका डायरेक्शन होगा E1 के ऑपोजिट। ठीक है जी, E2 का डायरेक्शन किस तरफ होगा, किस तरफ, P से इस तरफ, नेक्स्ट तरफ, BP के आगे, BP प्रोड्यूस्ड, B से लेकर P से आगे की तरफ, तो BP प्रोड्यूस्ड की तरफ इसका डायरेक्शन आ गया। तो इसका डायरेक्शन कहाँ आया, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। देखिए अब यहां पे स्टेप 1 में मैंने एक इक्वेशन फाइंड की, स्टेप 2 पे मैंने दूसरी इक्वेशन फाइंड की।
अब दोनों का वैल्यूज जो, अगर मैं इनका डायरेक्शन की बात करूं तो दोनों की डायरेक्शन आ रही है ऑपोजिट, ठीक है जी। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और हमें पता है जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो अब मुझे अब पी पॉइंट पे देखना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, पहली बात। अब मुझे देखना है E1 में से E2 माइनस करना है कि E2 में से E1 माइनस करना है। अब जो क्वांटिटी ज्यादा होगी उसी में से कम वाली को माइनस किया जाएगा। अब पता करो E1 का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। देखो ये चार्ज इस चार्ज के क्लोज है, ठीक है, ये चार्ज P पॉइंट से थोड़ा दूर है, तो जो पास वाला होगा उसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ जो यहाँ पे एक्ट कर रही है वो है E2, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे E1 माइनस क्यू की यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो है E1, तो पास वाले चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इट मीन्स ये जो E2 है ये ग्रेटर होगा और ये थोड़ा सा स्मॉल है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें E2 में से E1 को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। देखिए देखिए स्टेप 3, थर्ड स्टेप में मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज गिवन बाय तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कैसे लिखेंगे उसको, वो हो जाएगी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि E2 का वैल्यू ज्यादा है E1 का कम है, तो E2 में से E1 के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। देखिए नेक्स्ट टर्म E2 कितना है मेरे पास, K Q अपान R माइनस A होल स्क्वायर, माइनस E1 कितना मेरे पास, K Q अपान R प्लस A होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू K इधर भी है Q इधर भी है इधर भी है, K Q को कॉमन ले लो बाहर, ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा 1 अपान R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस A होल स्क्वायर। यहां तक वैल्यू क्लियर हो गया हमारा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब सिंपल डेरिवेशन है इसका। देखिए यह आएगा K Q, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस A स्क्वायर इंटू 1 R प्लस A होल स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस A होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस A स्क्वायर इंटू R प्लस A होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। ब्रैकेट के आउटसाइड वाली क्वांटिटी एज इट इज, A प्लस B होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सिंपल फार्मूला, माइनस ये रहा ब्रैकेट A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB की आइडेंटिटी यहाँ पे लग गई, डिवाइडेड बाय, देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो मैं दोनों का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R माइनस A R प्लस A होल स्क्वायर कॉमन, ठीक है जी, लिख सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आएगा जी K Q ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, या माइनस अंदर जाएगा साइन बदल जाएंगे, R इसके साथ प्लस था तो माइनस लग जाएगा, A स्क्वायर प्लस का तो माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस RA हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो A माइनस B A प्लस B किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर ऑलरेडी बैठा हुआ है जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट अब देखिए, अब देखते हैं तो अब क्या होगा, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल आउट, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैंसिल आउट, जो क्वांटिटीज बच गई अब वो लिख देंगे। बचा क्या मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K Q तो है ही ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट 2RA 4RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर।
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई। अब इसको थोड़ा सा मैं फैक्टराइज कर देता हूँ 4RA को। तो मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू ब्रैकेट में 2A इंटू 2R, 2 इंटू 2 4 हो गया, R और A अलग से हो गया। डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के ब्रैकेट है तो ओपन करके लिख दो, के इंटू क्यू इंटू 2A को मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, इस क्वांटिटी इसको इकट्ठा करके लिख दो, बचा यहाँ पे साथ में 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्यू इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैं इसको लिखूंगा के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई पॉइंट P पे। इसमें अब एक चीज और देखेंगे, अगर हमारा डाइपोल वेरी वेरी शॉर्ट हो, डाइपोल क्या हो शॉर्ट, अगर डाइपोल छोटा होगा तो A का वैल्यू डिक्रीज करेगा, R का वैल्यू बढ़ जाएगा। देखो इफ डाइपोल is very short means कि जो हमारा A है वो वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा R से, तो फिर क्या होगा, हम यहाँ से A को निगलेक्ट कर सकते हैं, देन A स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास क्या क्वांटिटी बचेगी, अब मेरे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी के P 2R डिवाइडेड बाय, या होल स्क्वायर भी है, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को रिजेक्ट कर दिया, ये आएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे पास क्या रिजल्ट आया, E इज इक्वल टू के P 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर आर की पावर 4। आर की पावर 4 है, यहाँ से एक आर कट, यहाँ से एक कट, 3 बच गए, तो बचा के P इंटू 2 अपॉन आर क्यूब। बस अब इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख दो, E आ जाएगा हमारे पास K इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। ये मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया पॉइंट P पे। मतलब पूरा डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है P पॉइंट पे वो कितना होगा, इतना। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू K इंटू 2P, P के ऊपर वेक्टर डाल दो, नीचे आर क्यूब हो गया। ये लो जी, ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म, और ये मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई पॉइंट P पे ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है जी, और इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा। देखो मैंने बोला E2 जो है वो लार्जर है, E1 स्मॉलर है, तो मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो फिर E2 की तरफ ही होगा ना। तो इसका अगर डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो ये होगा, इट इज अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, BP को आगे प्रोड्यूस कर दो, उस तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। देखिए पहले समझना पड़ेगा इक्वाटोरियल लाइन क्या होती है। लेट अस सपोज मेरे पास फिर से ये डाइपोल आ गया, ये आ गया माइनस क्यू चार्ज, ये आ गया प्लस क्यू चार्ज। इसका कोई सेंटर होगा यहाँ पे, ये लो जी सेंटर ले लिया। इसके सेंटर से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देनी है। ये जो आपको लाइन परपेंडिकुलरली दिख रही है डाइपोल के, इमेजिनरी लाइन, इस लाइन का नाम होता है इक्वाटोरियल लाइन। अब इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आपने चार्ज रखना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप चार्ज प्लेस करके उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। चलो जी करते हैं स्टार्ट। मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, यह आएगा माइनस क्यू चार्ज, इसको ले लो प्लस क्यू चार्ज। इस पॉइंट को नाम A दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम B दे देते हैं। ये इसका आ गया जी सेंटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा A, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा A, A प्लस A 2A, डाइपोल लेंथ बन गई।
अब इक्वाटोरियल लाइन में एक ही साइड ड्रा करता हूँ। मान लो ये है मेरे पास इक्वाटोरियल लाइन, ठीक है जी, ये आ गई मेरे पास इक्वाटोरियल लाइन वाई एक्सिस के अलावा। इसके ऊपर कहीं पे मैं एक चार्ज प्लेस कर देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर दिया, पॉइंट पी पे मैंने टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। अब इस चार्ज की यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालूंगा, जैसे एक्सिस लाइन में एक सिंगल चार्ज की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी, यहाँ पे वही करना है। इसकी स्ट्रेंथ यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल करेंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। देखो जी, अब ये हो गया जी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा हमारा AP। क्यों? अगर इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से कैलकुलेट करनी है, लाइन तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये लो जी, ये डिस्टेंस भी आपको चाहिए। अब ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है। मान लो एक्सियल लाइन पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस रखा R। कितने डिस्टेंस पे मैं पॉइंट P पे चार्ज प्लेस कर रहा हूँ? R डिस्टेंस पे। अगर ये R है, ये R है, ये A है, तो ये जो मेरे पास साइड आएगी A से लेकर P तक, वो कितनी आएगी? √R² प्लस A² बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सॉल्व करो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपके पास यहाँ पे AP का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकल जाएगा। सिमिलरली ये साइड भी हमारी कितनी होगी? √R² प्लस A²। ठीक है जी। अब देखते हैं पहले जो फिगर में किया। देखो जी, कंसीडर अ डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 point charges minus q and plus q having dipole length, और इसकी डाइपोल लेंथ कितनी है जी? 2a। ठीक है, लेट कर लेंगे P पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, बी द पॉइंट at which electric field intensity is to be calculated। ठीक है, पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, जो मेरे पास OP है, यहाँ पे O से लेकर P तक का डिस्टेंस, वो होगा जी R। स्टेप नंबर 1, इसको मैं बाय स्टेप भी करूंगा। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप फर्स्ट क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। पहले तो -q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे चेक करते हैं ना कितना है। ठीक है जी, करेंगे चेक। देखिए, ये चार्ज है नेगेटिव, ये चार्ज है पॉजिटिव, तो ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मींस मेरी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, उसका डायरेक्शन होगा P से A की तरफ, वो होगी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, ये तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये चार्ज इसको इस तरह अट्रैक्ट करेगा, तो E1 आ गया इधर। अब देखो, ये लाइन आई मेरे पास इंक्लाइंड। जब भी इस तरीके की लाइन आए तो हमें इसे रिजॉल्व करना होता है 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। मान लो इसका एंगल बेस के साथ कितना बन रहा है जी? थीटा। तो अगर ये लाइन इधर है तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा जी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो थीटा के साथ वाला होता है कॉस कंपोनेंट, तो इस वाले को मैं बोल सकता हूं E1 कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, जो होगा, टेढ़ा लिख देता हूं, E1 साइन थीटा कंपोनेंट। तो E1 के 2 कंपोनेंट आ गए, एक ये कंपोनेंट, एक ये 2 कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक का डायरेक्शन उस तरफ, एक का डायरेक्शन इस तरफ। अब यही चीज हमें ये लिखनी है यहाँ पे। देखिए, देखो,
वो होगा मेरे पास E1, E1 मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे तो कितना आएगा जी E1, वही K Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है यहाँ पे AP स्क्वायर, AP का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू K Q अपान AP स्क्वायर। A से लेकर P तक का वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो मेरे पास E1 का वैल्यू आ गया K Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग P टू A, इसका डायरेक्शन होगा P से A की तरफ। अब इसको रिजॉल्व करेंगे हम दो रेक्टेंगल कंपोनेंट्स में। क्यों, E1 के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, एक आ रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। देखो इट हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे। नंबर 1 कंपोनेंट कौन सा होगा जी, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, ये होगा किस डायरेक्शन में, अलोंग PX, इसको X नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, P से X की तरफ होगा ये कंपोनेंट। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा E1 sin थीटा, और ये किस डायरेक्शन में होगा, P से O की तरफ। ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब सिमिलरली अब हम सेकंड चार्ज लेकर इसके कंपोनेंट्स की, तो जैसे इसके कंपोनेंट फाइंड किए उसके भी करेंगे। तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करेंगे। देखिए ये चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो इसको यहाँ पे रिपेल करेगा इस चार्ज को इस डायरेक्शन में। तो मेरा E2 का वैल्यू अब आएगा इधर से उधर अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। इस चार्ज की जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी आउटवर्ड उस तरफ। अब इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, इस E2 का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, एक कंपोनेंट होगा इधर, थीटा के साथ वाला होता है जी कॉस, यहाँ आएगा E2 कॉस थीटा कंपोनेंट, और इधर से इधर होगा E2 साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है जी, अब हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे जो हमने बोला स्टेप नंबर 2, इसको मैं स्टेप 2 नाम दे रहा हूँ। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बोर्ड के लिहाज से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितना होगा, E2 इक्वल टू K Q अपान डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आएगा BP, तो BP का स्क्वायर, तो B से P का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो BP है हमारे पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो E2 का वैल्यू मेरे पास आ गया KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया E2 का वैल्यू, और ये किस तरफ होगा, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। अब इसके भी तो दो कंपोनेंट है ना, ये जो E2 है इसके भी दो कंपोनेंट है, एक है E2 साइन थीटा कंपोनेंट, एक है E2 cos थीटा कंपोनेंट। देखो इट हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, नंबर 1 एक होगा E2 cos थीटा कंपोनेंट जो किस तरफ होगा, अलोंग PX की तरफ ही है, और दूसरा कंपोनेंट इसका होगा E2 साइन PY, एक कंपोनेंट P से Y की तरफ, एक कंपोनेंट P से X की तरफ। अब देखो यहाँ पे, अब देखने वाली बात ये है, मैंने E2 का भी वैल्यू निकाला मैग्नीट्यूड, E1 का भी निकाला, देखो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास सेम आ रहे हैं, इसका मतलब E1 तो E2 के बराबर हुआ ना, E1 और E2 क्या है बराबर, ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर आ गए, पहली चीज। दूसरी चीज
E1 E2 के बराबर है, इसके साथ भी साइन कंपोनेंट है, इसके साथ भी साइन कंपोनेंट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट 0 आएगा। तो मेरे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी पॉइंट P पे, वो बनेगी उस डायरेक्शन में। क्यों? यहाँ पे E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो सीधा ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल करेंगे तो हमें नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे मिल जाएगी। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बस अब इसको थोड़ा सा आगे हमने लिखना है। तो अब हमारा स्टेप 3, यहां पे लिखूंगा स्टेप 3, स्टेप 3 देखो E1 इज इक्वल टू E2 कैलकुलेट किया अभी हमने, मैंने मिटा दिया आगे। Also E1 sin theta is equal to E2 sin theta equal and opposite. Hence cancel each other. Hence cancel each other. और ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो therefore net electric field intensity at P is due to sum of E1 cos theta and E2 cos theta components। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। वो किसके बराबर आएगी? इन दोनों के सम के बराबर। ये दोनों एक दूसरे को करके कैंसल आउट। तो अब हमारा स्टेप 3 कंटिन्यू करेंगे आगे। अब मेरे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी होगी? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के इक्वल। देखिए E1 और E2 तो बराबर है, E1 cos थीटा मैं E2 की भी जगह लिख सकता हूँ E1 cos थीटा। अब E1 cos थीटा कितने हो गए? 2E1 cos थीटा। और यहां पे अब E1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो अभी हमने निकाला था K, जो कैलकुलेशन किया अभी E1 का इससे पहले वाली इक्वेशन में, K Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में आ गया जी cos थीटा। ये वैल्यू कैलकुलेट किया था अभी हमने E1 का, E1 और E2 का सेम ही आया था। है क्या? 2K इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ बच गया cos थीटा। यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल में अगर आप cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है? A, हाइपोटेन्यूज कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर, A स्क्वायर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। cos थीटा की जगह मैं लिखूंगा A अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए 2K Q अपान आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, इंटू A अपान, ये रूट को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है जी। देखो Q2A इसको अलग कर देते हैं, K यहाँ लिखा मैंने, मैं आगे लिख रहा हूँ Q इंटू 2A। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? देखो दोनों का ब्रैकेट के अंदर बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड। 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2 आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक और आधा कितना होता है भाई? 1.5। 1.5 को कैसे लिखते हैं? 1.5 मतलब 1.5, उसको कैसे लिखते हैं? 3/2। 1 प्लस 1/2 इज 3/2। ठीक है जी। ये मेरे पास वैल्यू आ गया E का। अब इसको नेक्स्ट कैरी ऑन करेंगे। Q इंटू 2A क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपान आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। फिर से वही बात, अगर मेरा डायपोल वेरी वेरी शॉर्ट हो, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट मतलब जो A है वो फिर R से बहुत कम हो जाएगा। अगर डायपोल जितना कम होगा ना तो A का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा तो R का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो A इज वेरी वेरी लेस देन R,
तो इसका मतलब ए स्क्वायर को मैं यहाँ से निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब इसको निगलेक्ट करके वैल्यूज लिखेंगे यहाँ। अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ई इक्वल टू के पी अपान आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये स्क्वायर एंड ये वाला स्क्वायर रूट कैंसल, के इज इंटू 2p अपान आर क्यूब। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई पी पे ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इसके इक्वल होगी। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और इसका जो डायरेक्शन होगा ये किस तरफ होगी, देखो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो इसका दोनों का रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग पी एक्स। मतलब इन दोनों डाइपोल की जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट। अच्छा, एक हम इसमें और रिलेशन कैलकुलेट करेंगे ई एक्सियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे। देखो जी, ई एक्सियल का हमने रिजल्ट क्या निकाला, हमारा रिजल्ट आया था 2p अपान आर क्यूब, ठीक है, k इंटू 2p। ये रिजल्ट निकाला था एक्सियल लाइन पे। यहां से अगर मैं 2 को बाहर लिख दूं, इसको लिख दूं k p अपान आर क्यूब, और ये जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इसका मतलब एक्सियल लाइन पे जो डाइपोल का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल के। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो मेरे पास एक डाइपोल है ए बी, जिसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी डाइपोल लेंथ 2a होगी। वो फिगर में थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि टाइम सेव हो जाए। मान लो मेरे पास एक -q एक +q चार्ज है, उसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और इस तरीके से रख दिया कि जो डाइपोल का एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ वो कितना बन रहा है जी, थीटा बन रहा है। तो फिर +q चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी, इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी +qe, और इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी -qe, ठीक है जी। ये फोर्सेस इन पे एक्ट करेंगी, ऑलरेडी लिखती हैं। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं इक्वल भी हैं, अनलाइक भी हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हैं और पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, कपल। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डाइपोल है अब ये यहाँ पे रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब इसमें रोटेशंस आएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। जब कोई चीज रोटेट करती है तो उस पर टार्क एक्ट करता है, तो अब इस पे टार्क भी एक्ट करेगा। वो जो टार्क होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल। अब फोर्स कितनी लग रही है, Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर। अब ये देखिएगा, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे लेना है दो पैरेलल फोर्सेस का डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसको थोड़ा इधर प्रोड्यूस करेंगे बैक साइड, इसको यहां से यहां इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये लो, इस पॉइंट को नाम दे दो C। तो AC का मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए अब AC। तो अब AC कैसे निकलेगा, यहां देख लो थोड़ी नजर। टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो साइन कंपोनेंट फाइंड करेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। परपेंडिकुलर मेरे पास कौन है यहाँ पे, AC जो मुझे चाहिए। हाइपोटेन्यूज कितनी है, AB का लेंथ कितना है 2a, यह आ जाएगा 2 इंटू a। तो यहाँ है साइन थीटा, तो यहाँ से AC का वैल्यू आ जाएगा 2a साइन थीटा। ये लो जी, AC का मुझे वैल्यू मिल गया। AC क्या है, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, AC आ गया। यह आएगा मेरे पास Q इंटू ई इंटू AC मेरे पास आ गया 2a साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2a, सेपरेट कर दो, Q इंटू 2a, साथ में बच गया E साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास Q इंटू 2a इज P E साइन
थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखो टार्क को तो आप ऐसे लिख सकते हो P क्रॉस E। देखिए जब साइन कंपोनेंट होता है तो इट मीन्स साइन को हटाकर आपको वेक्टर डालने तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर यहाँ क्रॉस होता तो मैं इस क्रॉस की जगह डॉट डालता। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर्स के। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट टार्क का वैल्यू आ गया जो एक्ट करेगा इस डाइपोल पे। जब इसको मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा ये रोटेट करेगा इस पे टार्क एक्ट करेगा। टार्क का डायरेक्शन कहाँ होगा, देखो इसका डायरेक्शन उधर, इसका डायरेक्शन इधर, टार्क होगा इस डायरेक्शन में सामने की तरफ परपेंडिकुलर टू बोथ। P का डायरेक्शन होगा ना नेगेटिव टू पॉजिटिव, P का होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो E का डायरेक्शन उधर है तो टार्क इस पे कहाँ आएगा, इधर आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड बोर्ड इस डायरेक्शन में होगा। टार्क एक्ट करेगा इस डाइपोल के ऊपर। तो अब कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस हैं। लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंगल E के साथ है 0, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब ये फिगर बना सकते हो, E का डायरेक्शन ये आ गया, ये बीच में मैंने डाइपोल को प्लेस कर दिया, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। तो इसमें P का ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। P का और E का डायरेक्शन सेम है तो एंगल होगा 0 डिग्री। अब एंगल 0 होगा तो टार्क कितना एक्ट करेगा, 0। क्यों, साइन 0 का वैल्यू पुट करेंगे, साइन 0 कितना होता है 0, तो यहाँ से टार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ये आ गया मिनिमम टार्क एक्ट करता है। अगर यही मैं डाइपोल अगर परपेंडिकुलरली प्लेस कर दूं, मान लो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे एक फोर्स इधर लगेगी। अब यहाँ पे P है नेगेटिव टू पॉजिटिव, E है उधर। अब इस पे एंगल बन गया E और P के बीच में 90 डिग्री का। जब 90 का एंगल होगा तो साइन 90 होता है 1, PE आएगा मेरे पास, PE क्या आ गया मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा यूनिट इसके न्यूटन मीटर होते हैं। न्यूटन मीटर क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है टार्क का वैल्यू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के न्यूटन होते हैं, डिस्टेंस के मीटर होते हैं, तो आ गया न्यूटन मीटर। तो डायमेंशन फार्मूला आप इसका डिराइव कर सकते हो ml/t-2। तो ये हमारा टॉपिक भी क्लोज हो गया। थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में इतना ही।